नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन पे। किन्हीं को यह पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए अब हमारा टेलीग्राम जो चैनल है पीसीएस फाउंडेशन का, वहां से आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। आज का पहला प्रश्न है और पूछा है कि मनुष्यों में प्रजनन किस प्रकार के निषेचन के द्वारा होता है। जो मनुष्यों में प्रजनन होता है ना, तो किस प्रकार के निषेचन के द्वारा होता है बताइए। इसमें चार ऑप्शन दिया है: आंतरिक निषेचन, कृत्रिम परिवेशी निषेचन, बाह्य निषेचन या बाह्य विट्रो निषेचन। बताइए किस प्रकार का निषेचन होता है। तो आप लोग पढ़ते आए होंगे, शुरू से पढ़ते आ रहे होंगे कि जो निषेचन होता है ना मानव में, वो आंतरिक निषेचन होता है। कैसा होता है? आंतरिक निषेचन होता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं कि मानव में प्रजनन यौन प्रजनन द्वारा होता है, जहां नर और मादा दोनों युग्मक एक भ्रूण को जन्म देने के लिए निषेचित होते हैं। क्या होता है? एक भ्रूण को जन्म देने के लिए दोनों क्या होते हैं? निषेचित होते हैं। मानव भ्रूण का निषेचन मादा के शरीर के अंदर होता है। कहाँ पे होता है? मादा के शरीर के अंदर होता है, अतः इसे आंतरिक निषेचन कहते हैं, याद रखिएगा। आज का दूसरा सवाल है कि आम का वानस्पतिक नाम क्या है। बताइए आम का जो है वानस्पतिक नाम क्या है। वनस्पतिक नाम आप सुने होंगे, मिंगीफेरा इंडिका इसको बोलते हैं आम का वनस्पतिक नाम। इसके माध्यम से और हम चीज जानेंगे, देखिएगा कि कितना सारा हम लोग जानने का प्रयास करें। चलिए, मिंगीफेरा इसका जो आम का वनस्पतिक नाम हो गया आपका। नारियल का वनस्पतिक नाम बताइए आप लोग, तो कौन सा हो जाएगा? कोकोस न्यूसीफेरा। याद रखिए कोकोस न्यूसीफेरा जो होता है वो नारियल का वनस्पतिक नाम होता है। और पेड़, अशोक के पेड़ का वनस्पतिक नाम जो होता है मोनुर लोंगिफोलियम। याद रखिएगा नाम भी वैसा है, मोनुन लोंगिफोलियम इसका अशोक के पेड़ का नाम होता है। केसुरीना आयरनवुड ऑस्ट्रेलियाई पाइन का वनस्पतिक नाम है। जो केसुरीना आयरनवुड है ना, वो ऑस्ट्रेलियाई पाइन का वनस्पतिक नाम है। चलिए अगला सवाल को लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म पोषक तत्वों का युग्म नहीं है। बताइए, पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म पोषक तत्वों का युग्म नहीं है, तो कौन सा युग्म सही नहीं है? ए नहीं है, ए आयोडीन और खनिज तो है, खनिज और लोहा भी है, और आयोडीन और लोहा भी है, लेकिन कैल्शियम और वसा ये युग्म सूक्ष्म पोषक तत्व का युग्म नहीं है। इसके बारे में थोड़ा जानते हैं कि बृहद पोषक तत्व यानी कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, फाइबर और पानी है। ठीक है, ये क्या है? ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। आयरन, कोबाल्ट, क्रोमियम, आयोडीन, तांबा, जस्ता, मोलिब्डेनम कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। या छह आवश्यक पोषक तत्व विटामिन, जैसे छह आवश्यक पोषक तत्व में कौन कौन आ जाएगा? पहला पहला आ जाएगा विटामिन, खनिज, प्रोटीन, पानी, वसा, पानी, कार्बोहाइड्रेट। ये कितना हो गया? छह हो गया। कितना? जो छह आवश्यक पोषक तत्व है हमारे शरीर के लिए। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन विकास को नियंत्रित करता है। जो पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन जो है ये विकास को नियंत्रित करता है, विशेष रूप से तनों में कोशिका वृद्धि को उत्तेजित करके। बताइए कौन सा है। इसमें चार ऑप्शन दिया हुआ है आपके सामने और बताने का प्रयास कीजिएगा। तो ये जो है ना भाई साहब, ये ऑक्सिन हार्मोन जो है ना, ये पादप हार्मोन विकास को नियंत्रित करता है। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि ऑक्सिन पादप हार्मोन विकास को नियंत्रित करता है, विशेष रूप से तनों में कोशिका वृद्धि को उत्तेजित करके। ठीक है। एथिलीन गैसीय रूप में एकमात्र पादप हार्मोन है जो पौधों म, पौधों में फलों को पकने को नियंत्रित करता है। जो एथिलीन है ना, एक गैसीय रूप में एकमात्र पादप है, हार्मोन है जो पौधों में फलों को पकने को नियंत्रित करता है। साइटोकिनिन पौधा जो है, साइटोकिनिन के पौधा की जड़ों और टहनियों में कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है। कौन? साइटोकिनिन। अगला सवाल देखते हैं, जिबरेलिन। जिबरेलिन जो है ना, विभिन्न विकासात्मक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है, जिसमें अंकुरन, सुप्तता, फूल और फूल का विकास, पत्ती और फलों में जीर्णता शामिल है। चलिए अगला सवाल को लेते हैं। बहुत ही कम समय में ज्यादा चीजों को देखने का प्रयास करेंगे, तो आप घबराइएगा नहीं। एथलीट फुट के कारण होने वाली बीमारी है। एथलीट फुट जो है, एथलीट फुट के कारण होने वाली बीमारी है। कौन सा बीमारी है एथलीट फुट? ये जो है ना, कवक जो है, एथलीट फुट कवक के कारण होने वाली यह बीमारी है। समझे ना?
इसी को देखते हैं। एथलीट फुट एक ही प्रकार के कवक डर्माटोफाइट्स के कारण होता है। कवक के कारण होने वाली अन्य बीमारियां जिसमें दाद, ईस्ट संक्रमण, ओनिकोमाइसोसिस और जो खुजली है। एस्परगिलस संक्रमण, कोक्सोडियोडोमाइकोसिस, नामा देखते हैं, कोक्सोडियोडोमाइकोसिस, अस्पेरोट्रिकोसिस, वेली फीवर, हिप्टो हिस्टोप्लास्मोसिस आदि है। इतना नंबर नंबर याद है, इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप याद रखिएगा जो एथलीट फुट होता है वो कवक के कारण होने वाला एक बीमारी है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग अंतः कोशिकीय परिवहन के लिए मार्ग और निर्माण सतह दोनों के रूप में कार्य करता है। पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग अंतः कोशिकीय परिवहन के लिए मार्ग और निर्माण का सतह दोनों के रूप में कार्य करता है। तो बताइए इसका सही आंसर। बता सकते हैं ना। ये जो है ना अंतर प्रदावी जालिका, जिसको क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ना, ये क्या करता है, मार्ग और निर्माण सतह दोनों के रूप में कार्य करता है। कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यार। अंतःप्रदावी जालिका कोशिका में सबसे बड़ा अंग है और प्रोटीन संश्लेषण और परिवहन, प्रोटीन तह, लिपिड, स्टेरॉइड संश्लेषण, कार्बोहाइड्रेट चयापचय और कैल्शियम भंडारण का ये जो है प्रमुख स्थल है। कौन? ये अंतःप्रदावी जालिका। अगला सवाल है कि रक्त में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त का थक्का बनता है, उन्हें कहते हैं। पूछा है कि रक्त में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त का थक्का जमता है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? उनको बोलते हैं प्लेटलेट्स। क्या बोलते हैं? प्लेटलेट्स, याद रखिएगा। इसके बारे में जानते हैं कि प्लेटलेट्स छोटी रक्त कोशिकाएं होती है जो रक्त स्राव को रोकने के लिए शरीर को थक्के बनने में यह मदद करती है। क्या करती है? यह मदद करती है। अगला सवाल लेते हैं। मनुष्य के हाथ में कितनी हड्डियां होती है? आपको गिना के भी दिखा देंगे भाई। मनुष्य के हाथ में कितनी हड्डियां होती है? हाथ में पूछा है तो हाथ में कितनी हड्डियां होती है? 27 हड्डियां होती है। क्या इसमें दिखाते हैं? 27 हड्डियां होती है। कार्पालसस या कलाई में कितना होता है? 8। कार्पालसस जो कलाई में कितना होता है? 8 होता है। मेटाकार्पल्स और हथेली में कितना होता है? 5 होता है। शेष 14 डिजिटल हड्डियां है। शेष कितना? 14 डिजिटल हड्डियां। 8 पर 13 कितना हो गया? अंगुलियां और अंगूठा। कौन है डिजिटल हड्डियां? कौन है? उंगलियां और अंगूठा जो है। कितना हो गया? 8 5 13, 13 और 8 कितना हो गया? बताइए। 20 और 23, और ये जो कितना 5 होते हैं, 27 हड्डियां होती है। कार्पालस से कलाई में 8 होते हैं और मेटाकार्पस से हथेली में 5 होते हैं। शेष जो 14 है, 14 डिजिटल जो होता है, 14 कितना हो गया? ये जो एक बार फिर से जोड़ देता है, ठीक है, तो सुनिएगा। 8 और 5 और 14 कितना हो गया? 8 5 13 और 14 कितना हो गया? 13 14 27 हो गया ना। ये मिलाकर 27 हड्डियां होती है। अगला सवाल है कि मेसोफिल कोशिकाएं किसी पौधे में कहाँ पाई जाती है? जो मेसोफिल कोशिकाएं है किसी पौधे में कहाँ पाई जाती है? तो बताइएगा आप लोग। जी बिल्कुल बता रहे हैं कि मेसोफिल कोशिकाएं जो है ना पत्ती में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? पत्ती में पाई जाती है। मेसोफिल कोशिकाएं पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले एक प्रकार के जमीनी ऊतक। कौन सा है? जमीनी ऊतक है। ये प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कैसे निभाती है? महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला सवाल 10वां नंबर सवाल बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन मस्तिष्क द्वारा स्रावित होता है जो नींद जागने के चक्र को नियंत्रित करने में मदद करता है? कौन सा जो हार्मोन है ना मस्तिष्क द्वारा स्रावित होता है जो नींद जागने के चक्र को नियंत्रित करता है? तो कौन सा हार्मोन होता है? ये हार्मोन जो होता है ना भाई, ये मेलाटोनिन हार्मोन जो है, ये नींद को जगाने के चक्र को नियंत्रित करता में मदद करता है। मेलाटोनिन हार्मोन मस्तिष्क द्वारा स्रावित होता है जो नींद जागने के चक्र को विनियमित करने में मदद करता है। मेलाटोनिन का उत्पादन सेरोटोनिन से बना होता है जो एंजाइमी अभिक्रियाओं का एक कैस्केड के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से? कैस्केड के माध्यम से होता है। इसका उत्पादन जो है शाम के अंधेरे के साथ बढ़ता है और स्वस्थ नींद को बढ़ावा देता है, ठीक है, और हमारे एक सर्केडियन लय को उन्मुख करने में यह मदद करता है।
चलिए अगला सवाल कर लेते हैं कि श्वेत प्रकाश का उसके घटक रंगों में विभक्त होना कहलाता है। श्वेत प्रकाश का उसके घटक रंगों में विभक्त होने का कहलाता है, बताइए क्या कहलाता है उसको। ये जिसकी प्रकाश का श्वेत रंग प्रकाश आता है ना, वो घटक रंगों में जब विभक्त होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं अब हम लोग वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्ण विक्षेपण। चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। श्वेत रक्त श्वेत प्रकाश के अपने घटक रंगों में विभाजित होने की इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। भौतिकी में अपवर्तन एक तरंग का पुनर्निर्देशन है। भौतिकी में जो अपवर्तन है ना, एक तरंग का पुनर्निर्देशन है, क्योंकि यह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है। जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी पॉलिश पर होती हुई सतह पर पहुंचती है और प्रकाश की किरण वापस जाती है, मतलब ये सतह चिकनी सतह है, इस पर पहुंची लेकिन वापस चल गई जाती है, तो इस प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, जो वापस चले जाते हैं प्रवर्तन कहते हैं। अब प्रकीर्णन की बात करें, प्रकीर्णन जो है ना, भौतिक में एक कण दूसरे कण से टकराने के कारण गति की दिशा में या परिवर्तन क्या कहलाता है, परिकीर्णन कहलाता है। एक जो है एक दूसरे कण में टकराती है तो यह परिकीर्णन कहलाता है। दूसरा अगला सवाल है कि जो है सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग क्या है। सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग क्या है, तो क्या रंग है, रंग जो है ना ये सफेद रंग है। कौन सा रंग है, यह सफेद रंग है। सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश सफेद होता है, जिसमें हल्के लाल, नारंगी, पीले, हरे, नीले, जामुनी और वायलेट की सभी दृश्य आवृत्तियां शामिल होती है, जो सभी इंद्रधनुष के रंग बनाते हैं। रंग पैटर्न को याद रखने के लिए एक शब्द याद रखिए। कौन सा याद रखिएगा, विबज्योर। ये जो रखिएगा ना, ये मतलब घटते से बढ़ते क्रम में है, ये विबज्योर याद रखिएगा। शुरुआती अक्षरों से उल्टे क्रम में बनता है। चलिए याद रखिएगा ना। चलिए, तैराकों को पानी में तैरने में कौन सा बल मदद करता है। जैसे पानी में जो तैरते हैं ना, आप तैरे होंगे तो जानते होंगे, नहीं जानते तो सीख लीजिए आज की। जो तैराकों को जब हम लोग पानी तैरते हैं ना, काटते हैं, तो कौन सा बल मदद करता है, यह मदद करता है कौन सा बल, उत्प्लावन बल। कौन सा बल, उत्प्लावन बल मदद करता है तैरने में। उत्प्लावन बल किसी वस्तु पर आंशिक रूप या पूरी तरह से पानी में डूबी हुई वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाला यह एक बल है। ऊपर की ओर लगता है ये बल, ये बल है। अगला सवाल है कि दो बिंदुओं आवेशकों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल पर निम्नलिखित में से कौन सा नियम लागू होता है, बताइए कौन सा नियम लागू होता है, तो बताने का आप लोग प्रयास कीजिए, बताइएगा जी। आप सही बोलते हैं कि कूलम्ब का नियम लागू होता है। कौन सा नियम लागू होता है, कूलम्ब का नियम लागू होता है। कूलम्ब के नियम के अनुसार दो आवेशित पिंडों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बिंदु आवेश के माने जाने वाले दो आवेशों को मिलाने वाली ये रेखा को कार्य करता है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। कैपिलरी फीड फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था। कैपिलरी फीड जो फाउंटेन है, ये पेन जो है ना, इसका आविष्कार कौन किए थे, तो कौन किए थे भाई साहब, ये किए थे आपका L.E. वाटरमैन के द्वारा यह किया गया था। चलिए और किस चीज के बारे में जानते हैं। L.E. वाटरमैन ने कैपिलरी फाउंटेन फीड फाउंटेन का पेन का आविष्कार किया, लेकिन अल्फ्रेड जो नोबेल है ना, अल्फ्रेड नोबेल सबका सबसे प्रसिद्ध जो आविष्कार है वो डायनामाइट है। याद रखिए कौन सा, डायनामाइट। और इयान डोनाल्ड एक प्रसूति रोग विशेषज्ञ थे, जिन्होंने अल्ट्रासाउंड डायग्नोस्टिक्स विकसित किया था। और डेविड ह्यूज ने कार्बन माइक्रोफोन का आविष्कार का, जो डेविड ह्यूज है ना, डेविड ह्यूज एक कार्बन माइक्रोफोन का आविष्कार किए थे, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन से सेल का उपयोग घड़ियों में नहीं किया जाता। पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सेल का उपयोग जो है घड़ियों में नहीं किया जाता है, तो कौन सा नहीं किया जाता है, ये जो है ना लेड एसिड सेल का उपयोग जो है यह घड़ियों में नहीं किया जाता है। घड़ियों में लेड एसिड सेल का उपयोग नहीं किया जाता है। यह एक प्रकार का रिचार्जेबल बैटरी है। इसका जिसका आविष्कार जो है पहली बार 1859 में फ्रांसीसी भौतिक विज्ञानी गैस्टन प्लांट ने किया था। यह अब तक बनाई गई पहली प्रकार की रिचार्जेबल बैटरी है। अगला सवाल है कि जुड़वा विरोधाभास के साथ जुड़ा हुआ है। इसमें से जुड़वा विरोधाभास के साथ कौन जुड़ा हुआ है,
तो कौन सा जुड़ा हुआ है? ये सापेक्षता के सिद्धांत जो है ना, ये जुड़वा विरोधाभास के साथ जुड़ा हुआ है। इसके बारे में थोड़ा जानते हैं कि जुड़वा विरोधाभास सापेक्षता के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। इसमें समान जुड़वा शामिल है, जिनमें से एक उच्च गति वाले रॉकेट में अंतरिक्ष में यात्रा करता है और यह पता लगाने के लिए लौटाता है कि पृथ्वी पर रहने वाले जुड़वा अधिक उम्र के हैं। अगला सवाल है कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो कितने परमाणु होते हैं? ये होते हैं आपका कौन से कितने? ये आपका होते हैं 3 परमाणु होते हैं। एक ओजोन के एक अणु में 3 परमाणु, ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं, याद रखिएगा। याद रखिएगा, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। यह आणविक ऑक्सीजन के साथ सौर पराबैंगनी विकिरण के माध्यम से प्राकृतिक रूप से बनता है। ओजोन हमें सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से यह बचाती है, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें खींचकर पतले तार बनाए जा सकते हैं, बताइए। ऐसा तीरिएगा ना कि पतला तार बन जाए, तो कौन सा इसमें है? आघातवर्धनता, वाहकता, परिसर्गता या तन्यता? किसके माध्यम से? ये जो है ना, ये तन्यता होता है ना, इसके तन्यता वह धातुओं का वह गुण है जिसके कारण उन्हें खींचकर पतले तार बनाए जा सकते हैं। समझे ना? चलिए अगला सवाल को लेते हैं। अगला सवाल है कि सवाल जानने से पहले जानिए कि यह तन्यता, तन्य बल एक प्रकार का बाहरी भौतिक शक्ति को संदर्भित करती है जो किसी पदार्थ पर उसकी सतह से दूर खींचने की दिशा में लागू होती है। किसी पदार्थ को दबाने पर या संपीड़क प्रतिबल की स्थिति में विकृत होकर दाब के लंबवत दिशा में फैलने के गुण को आघातवर्धनता कहते हैं। जो है ना, विकृत जो क्या लंबवत दिशा में फैलने के गुण को क्या बोलते हैं? आघातवर्धनता बोलते कहलाता है। चालकता पूछेगा, चालकता को विद्युत चालन के मापन के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह किसी सामग्री धारा को प्रवाहित करने में या क्षमता को दर्शाता है। परिष्करण जो है, परिष्करण उच्च शुद्धता वाली धातुओं को प्राप्त करने के लिए धातुओं से अशुद्धियों को दूर करने की प्रक्रिया है। चलिए याद रखिएगा। सबसे दुर्लभ तत्व कौन सा है? पूछा है कि सबसे दुर्लभ जो तत्व है वो कौन सा है? ये है एस्टेटिन, जो है ना सबसे दुर्लभ तत्व है। कौन? एस्टेटिन। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में जानते हैं कि एस्टेटिन जो है पृथ्वी की ऊपरी परत में सबसे दुर्लभ तत्व है जो केवल विभिन्न भारी तत्वों के 6 उत्पाद के रूप में होता है। एस्टेटिन के सभी समस्थानिक अल्पकालिक होते हैं। एस्टेटिन के सभी समस्थानिक जो है अल्पकालिक होते हैं। निम्न में से कौन सा तत्व एक उपधातु है? पूछा है कि निम्न में से कौन सा तत्व जो है एक उपधातु है? तो सिलिकॉन जो है ना, सिलिकॉन ये उपधातु है, याद रखिएगा। सिलिकॉन, सिलिकॉन उपधातुओं में धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं, ठीक है। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम और एस्टेटिन जो होता है ना, ये उपधातु धातु दोनों होते हैं। विंडो क्लीनर में निम्न में से कौन सा क्षार पाया जाता है? विंडो क्लीनर में कौन सा क्षार पाया जाता है? तो पाया जाता है आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है ये पाया जाता है। चलिए याद रखिएगा। विंडो क्लीनर पाया जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कब्ज और एसिड के अपच के इलाज के प्रयोग किया जाता है। ये जो है ना कब्ज और एसिड के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोक्साइड साबुन, रेयन, कागज, विस्फोट कारण उत्पाद, ये जो ये सब आप पढ़ लीजिए खुद से, ज्यादा वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। अगला सवाल है कि अम्ल और क्षार के बीच लवण और जल प्रदान करने की अभिक्रिया को कहा जाता है। अम्ल और क्षार के बीच लवण और जल प्रदान की अभिक्रिया को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यह कहा जाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। इसके बारे में जानते हैं कि एक उदासीनीकरण अभिक्रिया अम्ल और क्षार की अभिक्रिया है। इसके परिणाम स्वरूप एक आयनिक यौगिक और संभवतः पानी प्राप्त होता है। एक संयोजन अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया है जहां 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक मिलकर एक एकल यौगिक बनाते हैं। याद रखिए, जो 2 या 2 से अधिक तत्व मिलकर यौगिक मिलकर एक एकल यौगिक बनाते हैं। विस्थापन अभिक्रिया वह है जिसमें परमाणु या परमाणुओं का एक समूह एक अणु में दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित होता है। अपघटन अभिक्रिया तब होती है जब एक अभिकारक 2 अभिकारक
से अधिक उत्पादों में टूट जाता है। अपघटन अभिक्रिया कब होती है? जब एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस तरल पदार्थ का पीएच सबसे अधिक होता है? किस तरल पदार्थ का जो है पीएच सबसे अधिक होता है? तो बताइए आप लोग। ये हो जाएगा ना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच सबसे अधिक होता है। तरल पदार्थ का जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका सबसे पीएच मान अधिक होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का मान जो होता है 10.5 है, जो उच्चतम पीएच है, क्योंकि प्रकृति में से क्षारीय है। मानव रक्त का पीएच मान जो होता है 7.4 होता है। नींबू का रस का 2.2 या 3, संतरे के रस का 3.3 से 4.2 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उस विधि की पहचान करें जिसका उपयोग कार्बनिक यौगिकों को शुद्ध करने के लिए नहीं किया जाता। उस विधि की पहचान करें जिसका उपयोग कार्बनिक यौगिकों को शुद्ध करने के लिए नहीं किया जाता है। तो नहीं किया जाता है किसको? ये किया जाता है अवसादन विधि का जो प्रयोग है ना, ये कार्बनिक यौगिकों को शुद्ध करने के लिए नहीं किया जाता है। अवसादन वह प्रक्रिया है जिसमें गुरुत्वाकर्षण के कारण कण एवं तरल अलग हो जाते हैं। ऊर्ध्वपातन सुनिए, ऊर्ध्वपातन क्या है? एक भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ मध्यवर्ती या द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। तो क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन बोलते हैं। जैसे कि कपूर, किसी विलयन का गलित धातु से प्राकृतिक या कृत्रिम विधि से ठोस क्रिस्टल बनने की प्रक्रिया को क्रिस्टल या क्रिस्टलीकरण कहते हैं। आसवन पूछेगा, आसवन तो आसवन एक तरल मिश्रण से घटकों या पदार्थों का चयनात्मक उबलने और संक्षेपण में उपयोग करके अलग करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? बोलते हैं आसवन विधि। निम्नलिखित में से कौन आधुनिक आवर्त सारणी का एक उत्कृष्ट रासायनिक तत्व है? पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन आधुनिक आवर्त सारणी का एक उत्कृष्ट रासायनिक तत्व है? तो ये जो है ना नियोन, ये नियोन आप देख रहे हैं, नियोन ये आधुनिक आवर्त सारणी के एक उत्कृष्ट रासायनिक तत्व है। नियोन आवर्त सारणी के ग्रुप 8A में उत्कृष्ट गैसों या अक्रिय गैस है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब क्या है? ये जो है अक्रिय गैस है। यह वस्तुतः अन्य तत्वों यौगिकों के प्रति आकर्षित होते, मतलब उसके प्रति आकर्षित नहीं होते हैं। एक समूह 16 तत्व के सबसे बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक जो 16 तत्व के सबसे बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो कितने इलेक्ट्रॉन है? ये इलेक्ट्रॉन जो है ना कितना? 6। यहाँ पर देखते हैं थोड़ा, समूह 16 तत्वों के सबसे बाहरी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 16 समूह 16 तत्व के ऑक्सीजन हो गया, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। दिमित्री मेंडलीफ को आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कहा। मेंडलीफ को जो है आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। आवर्त 7 में आवर्त सारणी की एक 36 पंक्ति है। समूह एक समूह जो 18वां है आवर्त सारणी की ऊर्ध्वाधर पंक्ति है। चलिए अगला सवाल है कि निम्न में से सब किसमें सबसे कम गलनांक होता है? तो बताइए आप लोग, सबसे गलनांक किसमें कम होता है? सबसे ज्यादा गलनांक जो है ना भाई साहब, ये होता है आपका टीन में। किसमें? टीन में। जिंक विद्युत का सुचालक है। जिंक जो है विद्युत का सुचालक है। एक धातु के लिए जिंक का गलनांक अपेक्षाकृत कम जो होता है 419.5 डिग्री सेल्सियस होता है, बाप। लेकिन टीन की तुलना में जिंक का गलनांक अधिक होता है। टीन में 232 डिग्री सेल्सियस गलनांक होता है। तरल अपशिष्ट जल के ऊपर तैरने वाले वसा, ग्रीस, तेल जैसे ठोस पदार्थ कहलाते हैं। तरल अपशिष्ट जल के ऊपर तैरने वाले वसा, ग्रीस और तेल ठोस पदार्थ क्या कहलाते हैं? यह कहलाते हैं आपका अपंक कहलाते हैं। अपंक जो है यह कहलाते हैं क्या? अपंक या अपंक। इसके बारे में जानते हैं, तरल अपशिष्ट जल के ऊपर तैरने वाले वसा, ग्रीस, तेल जैसे ठोस पदार्थ आपंक कहलाते हैं। यूरिया से कार्बामाइड के रूप में भी जाना जाता है। एक प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला अणु जो प्रोटीन चयापचय द्वारा निर्मित होता है और स्तनधारी मूत्र में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। खाद मिट्टी को उर्वरित करने और सुधारने के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री का मिश्रण पीट आंशिक रूप से सड़ी हुई वनस्पति या कार्बनिक पदार्थों का संचय है। चलिए आज का लास्ट सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व बेकिंग सोडा का घटक
नहीं है। तो कौन सा जो तत्व है जो बेकिंग सोडा का घटक नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा? ये जो है ना, कैल्शियम जो है बेकिंग सोडा का घटक नहीं है। कैल्शियम बेकिंग सोडा का घटक नहीं है। बेकिंग सोडा में 4 घटक होते हैं, सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन जो है बेकिंग सोडा का घटक होते हैं। चलिए, आज की प्रश्नों की संख्या यहीं पे समाप्त होती है। अगर क्लास अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में बॉक्स में बताइएगा कि कैसा लगा। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए।